जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे कक्षा 12वीं विषय भूगोल, जिसे इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं। चैप्टर 1 जिसका नाम है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। और ये जितने भी चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, जितने 11-12 चैप्टर है, उन सभी का एनसीईआरटी बुक के पे आधारित रहेगा। अगर आप यूपी बोर्ड से, झारखंड बोर्ड से, अदर किसी भी बोर्ड से हो, जहाँ से भी हो, आप बिहार बोर्ड से भी हो, कहीं से भी हो, जहाँ पर एनसीईआरटी बुक चलता है, उसके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मेरे दोस्त, आपको किस तरह से पढ़ाएंगे ताकि आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, फुल एक्सप्लेनेशन पढ़ाएंगे ताकि आप किसी भी चैप्टर का निचोड़ निकाल सके, ताकि आपको सब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं हो, प्लस ऑब्जेक्टिव में भी कोई दिक्कत नहीं हो। तो हम पहले क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन, जो कि इस वीडियो में आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपको सब्जेक्टिव करा देंगे और उसके बाद एमसीक्यू करा देंगे। अगर ये तीनों के तीनों का चीज़ कर लेते हैं तो आप चैप्टर 1 से चाहे चैप्टर 2, 3 किसी भी चैप्टर से 3 से 4 नंबर आराम से उठा सकते हैं। 4 से 3 से 4 नंबर आराम से किसी भी चैप्टर से इतना उठा सकते हैं, सिर्फ अगर आप 3 काम कर लेते हैं तब। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे दोस्त, अगर आपका भी सपना है बोर्ड एग्जाम में 450+ नंबर लाना, तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम जितने वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। और उससे पहले आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा, उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक बार लाइक कर दीजिए, ताकि आपको और हमें भी मज़ा आ सके। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, सबसे पहली बात यहाँ पर आ रही है, भूगोल का अर्थ क्या था, मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी। मान लीजिए हम पहले ज्योग्राफी पढ़ रहे, तो ज्योग्राफी के बारे में हमें पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी क्या होता है। इन सब के बारे में हम पहले जानेंगे कि ज्योग्राफी के पिता कौन है, ज्योग्राफी हम क्यों पढ़ते हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल में जान लेंगे। उसके बाद हम चैप्टर पाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे, भूगोल 2 शब्दों से मिलकर बना है। क्या है, आपको पता पूछा जा सकता है, किसी भी आदमी से आप पूछ लेगा और आपको पूछ भी लेगा कोई भी, बताओ बच्चा आप भूगोल लिए हो तो भूगोल का अर्थ क्या होता है। तो भूगोल का अर्थ ऐसे बता सकते हैं, भूगोल 2 शब्दों से मिलकर बना है, भू और गोल, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी। या तो ऐसे कह सकते हैं, पृथ्वी का हम अध्ययन करते हैं उसे हम भूगोल कहते हैं। ठीक है, समझ गए ना। चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आता है, भूगोल के पिता कौन है। आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है बार बार, और आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिएगा आगे, जितना 12th क्लास के बाद भी आपको यह आने का चांस ज़्यादा रहता है। ठीक है, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग एरिस्थोनीज ने एक ग्रीक भाषा में किया था। आपको बता दें कि एरिस्थोनीज ने क्या किया, एक ग्रीक भाषा में, जो कि कहाँ का है, ग्रीक का है। ठीक है, भूगोल तो ये सर्वप्रथम दिए थे कौन, एरिस्थोनीज ने, जो आपके 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं भूगोल क्या है, व्हाट इज ज्योग्राफी। इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि लाल यहाँ पर ज़्यादा है, तो लाल कलर की संख्या कुछ ज़्यादा है, तो इसे हम क्या कर लेते हैं, ये दूसरा कलर ले ले। ठीक है, तो भूगोल क्या है, व्हाट इज ज्योग्राफी। थोड़ा सा लंबा वीडियो बनेगा बट अच्छा से समझाएंगे आपको। ठीक है, तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, मजा आएगा आपको। और ये नहीं कीजिएगा थोड़ा सा वीडियो स्किप कर देते, अच्छा नहीं लगेगा आपको। चलिए, भूगोल की वह शाखा जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपर स्वरूप और उसके प्राकृतिक भागों, जैसे पहाड़, महादेव, देश, नगर, नदी, समुद्र, झील, वन आदि का ज्ञान होता है, उसे हम भूगोल कहते हैं। इसके अंदर के बात समझिए, पृथ्वी की ऊपरी सतह, क्या करा, ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक भागों, प्राकृतिक मतलब क्या है, क्या धरती के जो नीचे है ना वो, और पृथ्वी के ऊपर, जैसे देश हो गया, नगर हो गया, ये सब क्या है, पृथ्वी के ऊपर है। और ये समुद्र हो गया, झील हो गया, पहाड़, ये सब वन हो गया, ये सब क्या है, पृथ्वी पर है, प्राकृतिक पर है, तो उसे हम क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। या तो ऐसे भी कह सकते हैं, तो पहाड़ वहाड़ के जो अध्ययन करते हैं उसे हम भूगोल कहते हैं, सीधी सी बात में। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे समझ में आपको नहीं आएगा, बट आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपके पास ईयरफोन है तो ईयरफोन लगा लीजिए, या तो एक और आप काम कर सकते हैं, अपने कॉपी में नोट करते हुए चलिए, ताकि आप एग्जाम तक आपको याद रहे। ठीक है, एक बार और देख लेंगे तब। चलिए अब बात करते हैं, भूगोल को 2 भागों में बांटा है। कितने, भूगोल को 2 भागों में, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। ऐसे ऐसे 3 भूगोल है, एक भूगोल और होता है, बट 2 भूगोल ज़्यादा खासकर मान्यता होता है। ठीक है, भौतिक भूगोल, भूगोल की वह शाखा जिसमें भौतिक भूगोल का अध्ययन करते हैं, उसे हम भौतिक भूगोल कहते हैं। जैसे पर्वत, पठार, मैदान, जंगली जीव जंतु, प्राकृतिक वनस्पति, वायुमंडल तथा महासागर आदि सम्मिलित है। समझिए, भूगोल किसे कहते हैं, भौतिक भूगोल किसे कहते हैं और मानव भूगोल किसे कहते हैं।
भूगोल की वह शाखा जिसमें हम, जैसे प्राकृतिक में कोई चीज़ नहीं होगा, पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया, जीव जंतु हो गया, इस सब का अध्ययन करते वो हो गया क्या, भौतिक भूगोल में। इसमें कोई मानव का योगदान नहीं होता। अब आगे चलिए यहाँ पर क्या करा है। अब मानव भूगोल किसे कहते हैं? भूगोल की वह धरातल जिसमें मानव जनित भूदृश्य का अध्ययन किया जाता है उसे हम भूगोल कहते हैं, मानव भूगोल कहते हैं। जैसे अधिवास, कृषि, उद्योग, व्यापार, जनसंख्या, सड़क मार्ग, रेल मार्ग आदि ये सब सम्मिलित हैं। भूदृश्य क्या, कोई चीज़ को भूमि पर हम देखते हैं, जैसे कृषि करते हैं वो देखते हैं। अधिवास जो कि निवासवास, उद्योग हो गया, व्यापार करते वो भी देखते हैं, और जो मानव के द्वारा किया जाता है उसे हम मानव भूगोल कहते हैं। तो ये भी आपको डाउट क्लियर हो गया। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, बट हम आपको एक और ट्रिक बता सकते हैं कि आप क्या कीजिए, 1 से 2 बार इसे पढ़िए, मज़ा आएगा। और एक NCERT बुक ले लीजिए, है तो ठीक है, नहीं है तो भी आप इस वीडियो को देख के आप कर सकते। 1 से 2 बार वीडियो देखिए, पक्का आपको उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मानव भूगोल, ये ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है। मानव भूगोल किसे कहते हैं? आपको ऑब्जेक्टिव में एक खास कर, ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ये सब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा भी गया है। मानव भूगोल किसे कहते हैं, मानव भूगोल के बारे में आप बताएं। ठीक है, तो ऐसे बताइएगा, मानव भूगोल प्राकृतिक जगत तथा मानवीय जगत के मध्य स्थापित परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। समझिएगा मेरे दोस्त, ये क्या करा, मानव भूगोल जो है प्रकृति और मानव के बीच है। किसका? प्रकृति और मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव और प्रकृति के जो बीच का जो संबंध है उसे हम मानव भूगोल कहते हैं। और आगे चलिए, साथ ही इसमें मानवीय क्रियाकलाप के स्थानीय वितरण तथा उनके घटित होने से विश्व के विभिन्न भागों में उत्पन्न सामाजिक व आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन भी किया जाता है। इस प्राकृतिक वातावरण तथा मानव के संबंध का अध्ययन किया जाता है। समझिएगा, इसमें क्या होता है, समाज के बारे में, जितने भी समाज में लोग रहते हैं, पैसा वैसा, और प्राकृतिक के जैसे जंगली जानवर उनवर हो गया, पेड़ पौधा हो गया, ये सब का हम अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मानव भूगोल कहते हैं। तो समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपसे एक बार बताइएगा मेरे दोस्त, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। और आपको इसी चैप्टर में, इसी वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट करते जाएंगे, चाहे जितना बड़ा वीडियो बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं। आपके सामने आ गया मानव भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। जैसे देखिए, कोई वैज्ञानिक जो है मानव भूगोल की परिभाषा और भाषा दिए हुए थे। ठीक है, 3 के बारे में जानेंगे। मानव भूगोल के जनक, जैसे पितामह कह सकते हैं, जनक कह सकते हैं, पितामह कह सकते हैं, पिता कह सकते हैं, कुछ भी। ये जो है हमारे फ्रेडरिक रेटजेल है। आपसे पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में खासकर ज़्यादा पूछा गया है कि मानव भूगोल के पिता कौन है, पितामह कौन है, जनक कौन है, पिता कौन है, ये सब पूछा जाता है। तो आप क्या बताइएगा, फ्रेडरिक रेटजेल। क्या बताइएगा, 1 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, जिन्होंने 1844 में इसका जन्म हुआ था और 1904 में इसका मृत्यु हो गया। ने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी में मानव तथा पर्यावरण का अध्ययन किया था। ये जो है फ्रेडरिक रेटजेल, जो कि इसका जन्म हुआ था 1844 में और मृत्यु जो हो गया था 1904 में। और ये जो अपनी पुस्तक का जो नाम है एंथ्रोपोजोग्राफी में मानव और पर्यावरण का अध्ययन किया था। मानव और पर्यावरण कौन गया, जैसे आप हो गए, हम हो गए, जितने भी समाज में जो है वो हो गया। और पर्यावरण में आपके हो गए प्राकृतिक चीज़, जैसे पेड़ पौधा, जंगली जानवर, प्रदूषण से नहीं फैलता, ये सब आपके प्राकृतिक दिमाग है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ का अध्ययन किस में किया गया है, एंथ्रोपोजोग्राफी में। तो ये आपको याद हो गया, चलिए बहुत अच्छा। अब बात करते हैं रेटजेल के द्वारा। ये जो रेटजेल है ये क्या परिभाषा दिए थे, क्या नहीं दिए थे, इसके बारे में समझते हैं। और ये आपके ऑब्जेक्टिव में नहीं, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों में ये पूछा जाता है। सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव में दोनों में, बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा खासकर इन्हीं सब 3 चीज़ ज़्यादा पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। ठीक है, समझिए, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषण अध्ययन है। ये हमारे रेटजेल साहब ने बोले थे। किसका, मानव समाज का और धरातल, जैसे धरती उड़ती हो गया, उसके बीच का संबंधों का संश्लेषण करता है। कौन? ये हमारे रेटजेल कहते हैं। ठीक है, वहीं पर बात करेंगे कुमारी एलन सैंपल, मानव भूगोल स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंध का अध्ययन है। स्थिर प्रवृत्ति मतलब कि रुका हुआ है, क्रियाशील मानव के बीच संबंध का अध्ययन है। तो ये जो हमारे है कुमारी सैंपल के द्वारा कहा गया था। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में खासकर पूछा जाएगा कि मानव भूगोल मानव और समाज और धरातल के बीच संबंध का अध्ययन है।
यह किसके द्वारा कहा गया था? तो रेटजल के द्वारा। अगर आप 1 नंबर का चाहते हैं तो बताइएगा, ठीक है। वो और दूसरे अकॉर्डिंग में पूछा जा सकता है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसके द्वारा कहा गया था? तो ये हमारी कुमारी सैंपल में। जब हम आपको MCQ कराएंगे ना, तो आपको ये सब बहुत याद आएगा, बहुत याद आएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पाल बिडाल डी ब्लास। पाल बिडाल डी ब्लास हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषण ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है, ठीक है। अब इसके पाल बिडाल डी ब्लास के द्वारा जो कहना है कि जो हमारे पृथ्वी पर है भौतिक नियमों तथा जीवों के जो मध्य जो संबंधों का अध्ययन करते, संश्लेषण करते, अध्ययन करते, उसे उत्पन्न होता है, उसे ही हम क्या कर, ये इसके द्वारा जो कहा गया है, ठीक है। तो ये आप इसको, ये इसका मत है, मतलब ये इसके द्वारा बोला गया है, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकती है 1 नंबर का, प्लस में आपको ये आ सकता है, ये आ सकता है, बट ये नहीं आएगा, ठीक है। 3 में से आपको एक ऑब्जेक्टिव आना है तो आना है, 100% लिख लीजिए, आपको आएगा तो आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपको हम कल या परसों कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे आएगा, ठीक है। चल आप बात करते हैं मानव का प्राकृतिकरण और प्राकृतिक का मानवीकरण का। देखिए क्या कह रहा है, प्राकृतिक और मानवीकरण में दोनों के बारे में अंतर बताना है कि मानव पर किसका अधिकार है या प्राकृतिक पर मानव का अधिकार है। जैसे देखिए ये हो गया मानव, ये हो गया प्रकृति। प्राकृतिक मानव पर अधिकार कर रहा है या मानव प्रकृति पर अधिकार कर रहा है, इसके बारे में, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले आया मानव का प्राकृतिकरण। पहले मानव के द्वारा बताया गया, मानव द्वारा अर्जित की गई प्रौद्योगिकी की सहायता से अपनी आवश्यकताओं को विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करता है। मानव ने प्रकृति के नियमों को समझने के बाद ही अपने द्वारा अर्जित प्रौद्योगिक स्तर को प्राप्त किया है, जो इस प्रकार है। थोड़ा सा समझिएगा, इसके कहने का अर्थ क्या है कि मानव द्वारा जो अर्जित की गई प्रौद्योगिकी की सहायता से अपनी आवश्यकताओं को विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करता है। जैसे मान लीजिए आप क्या करते, लकड़ी के जब पेड़ पौधा के देखे होंगे उसे काटते थे ना, और उसके द्वारा क्या बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, पलंग कुर्सी कुछ भी होगा। तो उसके द्वारा जो मानव जो निर्माण करता है, एक चीज़ से लेके दूसरा चीज़ बनाता है, उसे ही मानव अपना अपना कर रहा है प्रकृति, जो कि औद्योगिक के द्वारा प्रयोग करें, तो उसे ही मानव पर प्राकृतिकरण कहते हैं। अब इसके बारे में देखिए क्या क्या खोज किया। घर्षण तथा उष्मा की संकल्पना से मानव ने आग की खोज की थी। क्या की थी, मतलब घसने की क्रिया से, आप सुने होंगे बचपन में या कभी भी सुने होंगे कि पत्थर पर जब पत्थर लगाइएगा ना तो आपको आग निकलेगा। सेम यही बात कहा गया है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं वायु की गति से वायुयानों की खोज की गई। वायु की, जैसे हवा जो बहता है उसके द्वारा क्या गया, एरोप्लेन की खोज की। इसी प्रकार मानव ने अनेक चीज़ों की खोज की, अनेक चीज़ों में से जैसे गाड़ी उड़ी हो गया, सड़क उड़ कैसे बनेगा, ये सब की व्यवस्था के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया। तो ये आपको समझ में आ गया, जो कि ये किसका था, मानव का प्राकृतिकरण पर था। अब प्राकृतिक का देखेंगे मानव पर, ठीक है। चलिए जिसमें आप क्या आगे संभववाद आगे और आगे चलेगा, जो कि यह कहते हैं यह एक भौगोलिक सिद्धांत है जिसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण पर निर्भर हैं। इसका उपयोग सबसे पहले जर्मन भूगोलवेता ने किया था। इसके प्रवर्तक रेटजल है। आपसे पूछा जा सकता है संभववाद के प्रवर्तक कौन है, तो रेटजल है। कौन है, रेटजल। ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर आ सकते हैं, ठीक है। क्या पूछा जा सकता है, संभववाद के प्रवर्तक कौन है, तो रेटजल है, ठीक है। अब इसके बारे में यह एक भौगोलिक सिद्धांत है जिसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण पर निर्भर था। इसके कहने का अर्थ हो गया, जो मनुष्य है, आप है, हमें, कोई भी है, दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब किस पे निर्भर है, पर्यावरण पर निर्भर। लेकिन पूरा पर्यावरण पर निर्भर नहीं होना चाहिए। इसका सबसे पहले प्रयोग जो किया था वो हमारे जर्मन के थे भूगोलवेता, वो कौन थे, रेटजल थे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण। क्या होता है, प्रकृति का मानवीकरण। समय के साथ साथ मानव ने पर्यावरण तथा प्राकृतिक बलों को भली भांति समझने लगा। क्या हुआ, देखिए क्या हुआ, धीरे धीरे समय बढ़ते गया और प्राकृतिक पर मानव ने अपना कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए पहले नहीं बोले कि यहाँ पर था, क्या था, मानव था पहले, और यहाँ पर प्रकृति था। अब प्रकृति का मानवीकरण है, मतलब क्या क्या हो रहा है, तो समझिए क्या क्या। समय के साथ साथ मानव ने पर्यावरण तथा प्राकृतिक बलों, अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, भली भांति समझने लगा।
वे अधिक विकास करके अपने सामाजिक सांस्कृतिक विकास भी करते हैं। मानव ने अपना मनमाने ढंग से प्रकृति का करना प्रयोग करते हैं। देखिए, मानव धीरे धीरे क्या क्या समय धीरे धीरे बढ़ता गया और मानव क्या किया, प्रकृति का इतना उपयोग करने लगा कि प्रकृति धीरे धीरे विनाश होने के कगार पर आ गया। समझ सकते हैं कि वो धीरे 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 मनमाना ढंग से, जैसे बंगला हो गया, फलना चिलना, गाड़ी उड़ी, सब चीज़ बनाना स्टार्ट कर दिया पेड़ पौधा काट करके, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, विनाश होगा। अब बात करते आगे। थोड़ा देखिए, यहाँ पर घर पे हम रहते तो थोड़ा सा आवाज़ आता ही रहता है, तो इन सबको मैनेज करके ही आप सबको वीडियो देना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको आवाज़ आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, मज़ा आएगा। जितना लाइक कीजिएगा उतना। अब देखिए, निश्चयवाद है, नव निश्चयवाद, रुको और जाओ। ठीक है, इन दो मत दिए किसके द्वारा, ये हमारे प्रकृति का मानवीकरण पर। ठीक है, निश्चयवाद हो गया एक, नव निश्चयवाद और रुको और जाओ, मतलब कि रुको और जाओ, थोड़ा सा ढंग से काम करो, इतना ना कि प्रकृति का इतना विनाश मत करो कि आने वाले समय में हम सब बचे ही नहीं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर मानव भूगोल की नवीन विचारधारा, जैसे कल्याण परक भूगोल हो गया, एक और होगा आपको मानवतावादी भूगोल हो गया, अमूल्यवादी भूगोल विचारधारा हो गया। इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और अगर आपको ये दोनों का दोनों बात करना है तो ये हम बता दिए कि इसका जो अर्थ होता है, क्या होता है कि धीरे धीरे काम करना, नहीं कि अब एक फटाफट पेड़ पौधा काटना स्टार्ट किए, ये नहीं करना है। ठीक है, चलिए कल्याण परक भूगोल क्या होता है, किसी के कल्याण के बारे में। मानव भूगोल का यह एक ऐसा उपागम है जो मानवीय समाज में मिलने वाली असमानताओं तथा मानवीय कल्याण के विभिन्न पक्षों का अध्ययन पर बल देता है। मानव समाज में क्या होता है, जो समाज में आप रहते हम रहते हैं, वहाँ पर असमानताओं की समान मान नहीं दिया जाता, तथा मानवीय कल्याण के विभिन्न पक्षों के अध्ययन करता है, उस सब का अध्ययन करता है, उसे हम क्या कहते हैं, कल्याण परक विचारधारा कहते हैं, या कुछ भी कह सकते हैं। मानवतावादी भूगोल क्या होता है, मानवतावादी भूगोल सामाजिक आर्थिक जीवन के समसामयिक घटनाओं तथा स्थानीय सामाजिक संगठन के अध्ययन को वरीयता प्रदान करता है। ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप याद कर लीजिएगा तो आपके लिए ठीक है। चलिए, अमूल्यवादी विचारधारा क्या होता है, इसमें मानव की विचारधारा समस्याओं जैसे गरीबी, भुखमरी, बीमारियाँ, जाति भेद, रंग भेद आदि का अध्ययन किया जाता है। जैसे अमूल्यवादी क्या होता है, समझिए यहाँ पर क्या है, गरीबी। सबसे अगर आप गरीबी के नाम देखते सुन के आप समझ गए होंगे कि गरीबी के क्या, भूखमरी भी बहुत बड़ी बात है, बीमारी हो गया, ये जो हमारे कहाँ हो सकती है, समाज में हो सकती है। जाति भेदभाव, जो कि हम आपको अगर आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, बहुत ही अच्छा चैप्टर और पढ़े भी होंगे। ठीक है, तो ये सब के बारे में बोलते हैं। ठीक है, जो कि आपको याद करना बहुत जरूरी है। अब आगे चलते हैं, व्यवहारवादी, किसी का व्यवहार किस प्रकार है, इसके बारे में। इस विचारधारा में जातीयता, प्रजाति, धर्म आदि पर आधारित समाज वर्गों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। इसके बारे में समझिए, अध्ययन का अर्थ क्या होता है, किसी के बारे में अध्ययन करना। तो जातिया मतलब कोई जाति के बारे में, प्रजाति, धर्म, इन सब के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसे हम व्यवहारवादी कहते हैं। ठीक है, या तो ऐसे भी कह सकते हैं, जाति धर्म के बारे में हम जो अध्ययन करते हैं उसे हम व्यवहारवादी कहते हैं। ठीक है, और ये ज़्यादा खासकर आपको MCQ में लगातार 2 से 3 बार पूछा गया है, तो इसे याद कर लीजिएगा। मानवतावादी, मूल्यवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय 1970 के दशक में होता है। कब होता, 1970 के दशक में, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक है, चलिए अब ये देखिए आपके सामने, मानव भूगोल समय के गलियारों से या मानव भूगोल का विकास। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी थॉट ऑफ क्रेडिट ऑफ टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, चलिए समय के साथ साथ मानव भूगोल के उपागम में परिवर्तन आता रहा और जो कि इस प्रकार है। देखिए, ये हुआ, पहले जो आदि मानव था धीरे धीरे उसको ज्ञान नहीं था, बट क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ता ही गया। और आप देखिए आसमान छू रहा है कि नहीं, पहले जो था इंसान काम करता था और रोबोट काम कर रहा है। क्या पता आने वाले समय में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है समय के साथ भूगोल को नष्ट किया जा रहा है, मतलब कि कह सकते हैं प्रकृति को विनाश के कगार पर ले जा रहे हैं हम सब। हम नहीं, आप भी, हम भी, सब, पूरे जितने संसार में लोग सभी के सभी। ठीक है, चलिए मानव भूगोल के परिवर्तन, प्राकृतिक घटक मानव भूगोल का विकास 1950 के दशक में प्रारंभ हुआ और 1970 तक, मतलब उसका जो प्रारंभ हुआ 1950 से हुआ, इसके बाद धीरे धीरे होना स्टार्ट हो गया। ठीक है,
अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ऑब्जेक्टिव में खासकर ज़्यादा पूछा जाता है, ये आप याद रखिएगा, तब आपको 1 या 2 नंबर मिलेगा। क्योंकि आपको ये वीडियो अच्छा नहीं दिख रहा होगा, क्वालिटी बेस्ट नहीं है, बट आप 480 पे कर लेंगे तो आपको तभी भी अच्छा दिखेगा। अगर उससे भी अच्छा देखना है तो 720 पे देख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो आपको वीडियो मिलता है हाई क्वालिटी वाला वीडियो मिलता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, तब आके आपको समझ में आएगा। मानव भूगोल के क्षेत्र, मानव भूगोल के कहाँ कहाँ क्षेत्र है? उप क्षेत्र हो गया, सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी अनुसंधानकों में अंतर्पृष्ठ। यह आपके प्रश्न, ये जो आप देख रहे हैं ये सब आपको बुक में मिलेगा, आप एक बार जाके देख लीजिएगा, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, सामाजिक भूगोल में जो समाज में क्या क्या हो सकता है इसके बारे में, व्यवहारवादी भूगोल आ सकता है, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल हो गया, संस्कृति लिंग हो गया, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, ये सब जो आपको आता है ये हमारे समाज में आता है। ये आपसे पूछा जा सकता है, सामाजिक भूगोल के 4 उदाहरण दीजिए। क्या दीजिए? सामाजिक भूगोल के 4 उदाहरण दीजिए। तो आप क्या दीजिए? व्यवहारवादी दे दीजिए, सामाजिक कल्याण का भूगोल दीजिए, अवकाश दे दीजिए, सांस्कृतिक भूगोल हो गया, लिंग भूगोल, ये ऐतिहासिक, चिकित्सा। ये सही में आपको 2 नंबर पूछा जाएगा। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। सामाजिक विज्ञान के समाजशास्त्र, मनोविज्ञान के कल्याण, अर्थ, ये सब आपको याद कर लेना है। अब आते हैं नगरीय भूगोल। क्या होता है नगरीय भूगोल में? तो आपका होता है नगरी का और नगरीय अध्ययन और नियोजन के बारे में अध्ययन करते हैं। अब राजनीतिक में भी तो आपका यही राजनीतिक विज्ञान आ गया, निर्वाचन भूगोल, सैन्य भूगोल। अब ज़्यादा जो खास कर है जनसंख्या भूगोल में ज़्यादा नहीं है, लेकिन आवास, जैसे आप हम जहाँ पर रहते हैं वो कौन कौन से जगह हो सकते हैं? नगर हो सकते हैं, ग्राम हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? नगर हो सकते हैं, ग्राम हो सकते हैं, नियोजन, ग्राम नियोजन हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके हो गए। अब ये आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये है, ठीक है, आर्थिक भूगोल। क्या कहते हैं? आर्थिक भूगोल, जिसमें आर्थिक भूगोल में आ जाते हैं आपके संसाधन भूगोल आ गए, कृषि भूगोल आ गए, उद्योग भूगोल हो गया, विपणन भूगोल है, पर्यटन भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल हो गया। ये सब आपको ज़्यादा खासकर आपको ये, और प्लस में आपको बता देते मेरे दोस्त, और आपको ये ज़्यादा खासकर इंपॉर्टेंट देख लीजिए। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, या अगर 4 बता दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, वही के साथ आपका जो है चैप्टर कंप्लीट हुआ। और आपको बता देते हैं कि चैप्टर 1 कोई ज़्यादा खास नहीं, इससे आपको 3 से 4 नंबर मिलेगा। कब, उसके बारे में बता देती है। चैप्टर 2 आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो आपको कब मिलेगा इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं कि आपको अच्छा नंबर कब मिल सकता है। कहीं भी पढ़िए, मेरे पास साथ पढ़िए, नहीं पढ़िए कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे साथ पढ़िएगा तो और अच्छी बात है। आपको पढ़ाएंगे, जितना हो सके हमसे संभव होगा उतना हम कराएंगे। तो आपको सभी चैप्टर्स, अगर हाईली नंबर, आपको बहुत ही अच्छा नंबर चाहिए, 450 प्लस नंबर चाहिए, तो एग्ज़ाम से 3 मंथ पहले आपको ये सब कंप्लीट कर लेना है। फुल एक्सप्लेनेशन, सब्जेक्टिव, MCQ। और जब आपके एग्ज़ाम के 3 मंथ या 2 मंथ बचे रहेगा तो उस टाइम सिर्फ प्रैक्टिस होगा, जो कि इस चैनल पे हद से ज़्यादा होगा। तो आप चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे चलते हैं, आपको कुछ बताना है टॉपिक। अगर आपका भाई बहन, कोई भी दोस्त कोई भी अगर आपको क्लास 10th में है तो RDX सेल्फ स्टडी के बारे में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए। और आपको PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको MCQ का वीडियो देखना है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और सब्जेक्टिव अब कल आ जाएगा, उसके बाद MCQ। ठीक है, बहुत अच्छा। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ लाइक कर दीजिए एक बार, और एक बार जम के शेयर कर दीजिएगा। सब आदि कमेंट में जय हिंद जरूर बोलेंगे। ठीक है, चलिए।